नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार में अगले 12 फरवरी को एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह विपक्ष का भी दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेल होगा। ऐसे में सरकार के बहुमत और विपक्ष के खेल होने की भी परीक्षा तय है। किसके दावे में कितना अधिक दम है, इसकी भी अभी परीक्षा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार के पक्ष में विश्वास मत हासिल करने के लिए सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। इस परीक्षा के पहले शनिवार के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे में राजनीतिक गतिविधियां तेज दिखाई दी। वहीं बिहार में अगले 12 फरवरी को एनडीए की नई सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। सरकार का दावा है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या से अधिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन वहीं विपक्ष का दावा है कि शक्ति परीक्षण के दौरान खेल होगा। इसके साथ ही आरजेडी के कई विधायक तेजस्वी के आवास पर मौजूद हैं। आरजेडी को डर है कि उनके विधायक पाला बदल सकते हैं, जिसके साथ ही तेजस्वी यादव के आवास पर आपस में अंताक्षरी खेली गई, तो वहीं विधायक आवास पर गिटार बजाते हुए भी नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल यानी सोमवार को अयोध्या जाएंगे। सीएम केजरीवाल यहां रामलला के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 7550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में एक बड़ा रोड शो करने के अलावा जनजातीय महासभा को संबोधित भी किया। वहीं झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा।
370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था। सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की पहली कन्वेंशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद मनीष तिवारी, अमर सिंह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वेणिंग, राजकुमार चब्बेवाल ने स्वागत किया। कांग्रेस के कई नेता इस रैली में शामिल हुए। बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले। ये कॉरपोरेट अदानी, अंबानी, वो फलाना फलाना हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे, और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी का, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहा है कि हमने ये रद्द कर दिया। ये 3 कानून
हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है, ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। कांग्रेस ने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से नाराज होकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले रामराज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो सपना मोदी पूरा कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है, इतना नफरत करने लगा है, उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुला हुआ है। चलिए आपको सुनवाते हैं निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसके साथ ही आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं।
लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही हम अपने दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सफा हो जाएगी। देखिए, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा सफा हो जाएगी। प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि सीएए से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनकी सुनवाई होनी अभी बाकी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। देश में जहां एक तरफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगे उन्होंने ये भी कहा इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट खड़ी करने की जरूरत है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या कहा। की व्यवस्था के बारे में था कि आज न्यायिक व्यवस्था देश में चरमराई हुई है। एक तरफ हमारे पूरे मौलिक अधिकारों पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर इतना गंभीर हमला किया जा रहा है मेनली सरकार के द्वारा, और न्यायपालिका का दायित्व है कि हमारे मौलिक अधिकारों की, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और इसके कई कारण हैं जो मैंने विस्तार से बताए थे। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस समय कम से कम वकीलों को और आम जनता को भी पूरे न्यायिक सुधार के बारे में और न्यायपालिका को फिर से स्वतंत्र बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वहीं अगली खबर दिल्ली से है, जहां टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि विशेष तौर पर बॉर्डर को सील करने की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग को तार से बांध दिया गया है, जिससे दिल्ली के अंदर 13 फरवरी को जो किसान आएंगे वो दिल्ली के अंदर कोई घटना ना हो सके, जिसके चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर छावनी में तब्दील कर हो गए हैं। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम किसी को भी इसका राजनीतिकरण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हम हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वहीं आगरा के थाना न्यू आगरा भगवान टॉकीज न्यू लॉयर्स कॉलोनी का एक मामला सामने आया है, जहां घर के अंदर 3 डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद डीसीपी सिटी सहित थाने का फोर्स मौके पर पहुंच गया। वहीं हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका भी बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि युवक का शव घर में फंदे से लटका हुआ मिला और 12 साल का बेटा और मां कमरे में मृत मिली। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में सीवर में गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सीवर के कूड़े में मेटल निकालने के लिए रात में घुसे हुए थे। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने दोनों को सीवर से बाहर निकाला और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। एक की उम्र 40 तो दूसरे की उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। केशवपुरम में पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं सुल्तानपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व राज्य मंत्री के बेटे और ड्राइवर पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि ड्राइवर गोली लगने से बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका इलाज
चल रहा है और इसके बाद उसे लखनऊ भी रेफर कर दिया। आपको बता दें कि गाड़ी ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां दागना शुरू कर दी, जिसमें बेटा तो बाल बाल बच गया लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंचे सीओ कादीपुर ने ड्राइवर को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ इलाज के लिए भर्ती कराया है। साथ ही एसओ रवि सिंह ने बताया कि ड्राइवर की स्थिति पहले से स्थिर है, लेकिन अभी पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां नागलोई इलाके के एक होटल से 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि शव के पास से कुछ नशीले पदार्थ भी पुलिस को बरामद हुए हैं, जिसे लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर बदायूं से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि मजदूरों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना सिविल थाना क्षेत्र के भरकैया भट्टे के पास की बताई जा रही है। तो वहीं अगली खबर दिल्ली के अलीपुर से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। साथ ही आग ने आसपास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 35 केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरओ एआरओ की परीक्षा हुई। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर पट्टी इलाके का एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कर रहा था, जिसकी सूचना केंद्र व्यवस्थापक को हुई तो तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पकड़े गए अभ्यर्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल सिम के साथ तमाम उपकरण भी पुलिस को बरामद हुए हैं। लालगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और गैंग में कितने लोग हैं, कितने लोग शामिल हैं, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में यह भी बताया कि अभ्यर्थी से पूछताछ चालू है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के गोसई सीपुर गांव से है यह मामला, जहां पर जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक बुजुर्ग के घर पर धावा बोल दिया और 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। साथ ही बुजुर्ग के बेटे के पैर फरसे से काट करके अलग कर दिया और बुजुर्ग की बहन को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बेटे और बहन को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आईजी आर के भारद्वाज ने संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अभियुक्तगण है वो उनसे पुलिस की हिरासत में है। आपकी बात सही है कि इससे पहले पुलिस के लगभग 1 महीना पूर्व में कोई विवाद हुआ था और उसके अंदर में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।